पिछले कुछ सालों में हुए कई राज्यों के चुनावों में मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा होने के चलते छोटे दल तो जैसे गायब ही हो गए। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव धीरे धीरे कई राज्यों में खत्म होता जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए उत्तराखंड, जहां क्षेत्रीय दल यूकेडी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हिमाचल चुनाव में भी मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा था। इसके अलावा तीसरी पार्टी कंपटीशन में नजर आई ही नहीं। और कर्नाटक में तो किंगमेकर कही जाने वाली जेडीएस को कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले के बीच किंगमेकर वाला कोई प्रभाव इस बार डालने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव से पहले छोटे दलों की पूछ परख बढ़ गई है। राज्य में सत्ता पर काबिज भाजपा हो या फिर विपक्षी कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां छोटे दलों से साठगांठ करने में जुट गई हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जहां कई राज्यों में छोटे दल हाशिए पर चले गए हैं, वहां मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का इतना महत्व बढ़ रहा है। चलिए इस पर नजर डालते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या 2018 के चुनाव में भी छोटे दलों के लिए स्थिति यही थी या कुछ और थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सबसे पहले आप तक ये वीडियोस पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जहां कई राज्यों में छोटी पार्टियां अपना अस्तित्व तक नहीं बचा पाई, वहां मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनौती तक बन सकती हैं। 230 सीटों वाली विधानसभा मध्य प्रदेश, यहाँ पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। चुनाव नजदीक हैं। अब तक राज्य में दो प्रमुख सियासी दल रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन इस बार छोटे छोटे राजनीतिक दल सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों की नींद उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार में सीटों का अंतर महज 5 सीट था। ऐसे में छोटे दल राज्य के सियासी समीकरण को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं और किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। राजनीतिक हालात पर अगर गौर करें तो एक बात साफ होती कि मध्य प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आदिवासियों से जुड़े राजनीतिक दल और वामपंथियों का प्रभाव ज्यादा है। राज्य में आदिवासी लगभग 84 सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में फिलहाल हैं। 47 सीटें ऐसी हैं जो इस वर्ग के लिए आरक्षित भी हैं। आदिवासियों के बीच इस वक्त जय आदिवासी युवा संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक्टिव है। जयस के एक गुट ने तेलंगाना की सत्ताधारी दल वीआरएस का दामन थाम लिया है। और अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की जाए तो माना जा रहा है कि कांग्रेस से इसकी नजदीकी बढ़ रही है। साल 2018 की बात करते हैं, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर 40.09% वोट हासिल किए थे। उस वक्त भाजपा को 109 सीटें मिली थी और 41% वोट शेयर हासिल किया था। राज्य में निर्दलीय दलों ने उस वक्त 4 सीटें जीती थी। इनका वोट प्रतिशत 5.8 था। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीट जीतकर 5% वोट हासिल किए थे। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस वक्त तो एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उस दौरान पार्टी का वोट शेयर 1.3% था। इस चुनाव में नोटा को 1.4% वोट मिले थे, लेकिन इन छोटे दलों ने 7 सीटों को जीतकर ही कुल 13.9% वोट हासिल कर लिए थे। अब आप स्थिति समझ गए होंगे। 2018 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति की रिजर्व 47 सीटों पर कांग्रेस ने 30 पर अपना कब्जा जमा लिया था, जबकि भाजपा महज 16 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। वहीं अनुसूचित जाति की सीटों की बात करें तो 35 रिजर्व सीटों में से भाजपा ने 18 और कांग्रेस 17 पर जीत हासिल कर पाई थी। मध्य प्रदेश में एससी और एसटी सीटों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जनाधार दिखाई पड़ता है। सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, रीवा, दमोह, पन्ना, बालाघाट, सीधी, अशोकनगर, निवाड़ी, इन सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने भिंड, ग्वालियर, पूर्वरामपुर, बघेलान में 50,000 से ज्यादा वोट उस वक्त हासिल किए थे। इसके अलावा देवताल, पोहारी, जोरा, सबलगढ़ में पार्टी को 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं सतना, लाहार, चंदेरी, गुन्नौर, अमरपाटन, सिमरिया और पथरिया में बसपा प्रत्याशी ने 30,000 से ज्यादा वोट उस वक्त हासिल किए थे। साफ है, अगर छोटे दल इस साल विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती तो होने ही वाली है और बड़ी पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है। इसी के चलते दोनों पार्टियों की नजर इन छोटे दलों पर है।
शुरुआती तौर पर संकेत ये मिल रहे हैं कि ये दल चुनाव में एक साथ उतर सकते हैं। दलित, आदिवासी और ओबीसी गठजोड़ बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती हो सकता है। अगर ये गठबंधन हुआ तो दलित आदिवासी सीटों के मामले में बुंदेलखंड की 25, ग्वालियर, चंबल 16 और विंध्य की 12 सीट समेत महाकौशल की करीब 35 सीटों पर नए राजनीतिक आंकड़े नजर आएंगे, यानी कि समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। राज्य में आम आदमी पार्टी ने भी सियासी बिगुल फूंक दिया है, एक और चुनौती बड़ी पार्टियों के लिए। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टियां भी भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। बता दें कि पिछले 4 से 5 महीनों में प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 बड़े राजनीतिक आयोजन हुए हैं और इन्हीं आयोजनों से ये माना जा रहा है कि छोटी पार्टियां चुनाव के नजदीक आते आते और सक्रिय हो जाएंगी। हमने आपको 2018 का आंकड़ा बताया, जहां पर छोटी पार्टियों को भले ही वोट कम मिला लेकिन उनका वोट शेयर ज्यादा था, यानी कि इस चुनाव में वो चुनौती बन सकती है। जहां कई राज्यों में छोटी पार्टियों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा यानी कि 2 प्रमुख पार्टियां इन छोटे दलों के पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कारण है कि दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि आदिवासी और जो ओबीसी वाली सीट्स हैं उन पर अपना दबदबा कायम रखा जाए, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की जाए। हालांकि कौन सी पार्टी अब जीत हासिल करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये भी बता दें कि साल के अंत में मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कांग्रेस ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली चुनावी जनसभा भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार भी तमाम योजनाओं का ऐलान कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।